Central University of Himachal Pradesh. He is eminent academician and members of various academic bodies. Sir has written many books like Encyclopedia of Tibetan Buddhist, Volume 5, Jammu and Kashmir ki Unkahi Kahani, and many more. And Sir is chairing this session. I request Dr. Surendra Kumar Sir, Deputy Director NCVET, to felicitate Professor Kuldeep C. Agnihotri Sir. I request Mahendra Sir to take his position. Thank you, Surendra Sir. Our today's first speaker is Professor Kusumlata Kedia Ji, renowned social scientist and development economist. She is ex-director of Gandhi Vidya Sanstha, Varanasi. She is wonderful academician. Ma'am has written many books like Stitva Dharnaएं एवं यथार्थ, विश्व सभ्यता, भारतीय दृष्टि, and many more. I request Dr. Kalpana Sharma Ma'am, convener of this session and teacher in charge of NCVET PG Center, to felicitate Professor Kusumlata Kedia Ji. Our second speaker of today's session, Professor Mahendra Kumar Sir. He is in charge of higher education, Akhil Bharatiya Rashtriya Shakshik Mahasangh of Uttar Pradesh. I request Indu Ma'am to offer Navdeep Kaur Ma'am to coordinate this session. Good afternoon, everyone. I welcome all the dignitaries on the dais. Welcome, Sir, Kuldeep Sir, Mahendra Sir, and Kusum Ma'am. Now, the session is being chaired by Professor Kuldeep Chand Agnihotri. Okay, and our first speaker is Madam Kusum. Now, session is hand over to our session chair, Professor Kuldeep. मुझे आज बोलने के लिए 20 से 25 मिनट कहा गया है, तो मेरी जो गति होगी वो राजधानी, शताब्दी, दुरंतो सबको छोड़ते हुए वंदे मातरम की होगी। स्टेशन बहुत आएंगे, फटाफट चलती चलूँगी, एक आध जगह ठहरूंगी। तो लेकिन जो बोलने जा रही हूँ इस पर YouTube में मेरी समझ से 7, 8, 15, 2, 17 भाषण हैं। एक जम्बू टॉक YouTube चैनल है, उस पर है, मेरा नाम शक्ल दिख जाएगा आपको, और एक है सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडी, रविशंकर जी चलाते हैं दिल्ली से, उस पर। तो आज का जो विषय है इसके 4 प्रत्यय हैं: राष्ट्र, निर्माण, स्त्री शक्ति
और बल्कि योगदान भी। 5 प्रत्यय हैं, पांचों को समझना जरूरी है। राष्ट्र नेशन नहीं है, और यहाँ जब राष्ट्र शब्द आ रहा है तो उसका तात्पर्य है भारत। कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 वाला इतना सा भारत, या 14 अगस्त वाला पाकिस्तान बांग्लादेश, या 1922 वाला अफगानिस्तान बर्मा, या 1890 वाला कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 और है, ताजिकिस्तान, एक और है शायद तुर्कस्तान, जो भी 5 ये कब तक है? 1850, 1860, 1870। और ये सीक्योंग, जिसका आजकल चीन के साथ नाम आता है उइगर वाला, वहाँ एक टकला मकान डेजर्ट है, जो भी उच्चारण हो अपने काम का। वहाँ के अगर बाईं तरफ आप देखेंगे तो जहाँ डेजर्ट ये ऐसी आँख की तरह है, तो एक जगह है कासगर, उसके ब्रैकेट में नीचे हर यूरोप अमेरिका से छपे हुए एटलस में नीचे लिखा होगा काशी। एक वो काशी जहाँ मेरा पूरा जीवन बीता, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का धाम, और एक उत्तर में काशी, हमारे यहाँ पूरब में भी काशी है, पश्चिम में भी काशी है, दक्षिण में भी काशी है, बहुत सी काशी है, अयोध्या बहुत है। तो ये तो 1949 में, 1947 के 2 साल बाद 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने स्टालिन के कहने पर माओ को हैंडओवर कराया है। आज भी चीनी भाषा में इसका नाम है सीक्योंग या झीक्योंग। अगर पुरानी अंग्रेजी की किताबें पढ़ें तो वहाँ सुनाई पड़ेगा न्यू फ्रंटियर। 1990 के बाद की छपी हुई किताबें पढ़ें तो मिलेगा न्यू टेरिटरी। ये पूरा यूरोप और अमेरिका, जिसमें मैं ट्रेंड हूँ, इसकी जो एकेडमिक्स है ये एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है। ध्यान दीजिएगा, स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये जानबूझकर मिस्चीवियस और स्टूपिड नरेटिव सेट करता है। तो आज का जो प्रथम ये जो है, ये है राष्ट्र में निर्माण में नारी का योगदान। यहाँ आशय भारत राष्ट्र है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव काल कर रहे हैं, तो नारी का क्या योगदान होगा। तो जरा पहले हम राष्ट्र को समझ लें। एक पुस्तक, मैं मूलतः अर्थशास्त्री हूँ, एक पुस्तक आई है एंगस मेडिसन की, ये OECD का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। जैसे आप लोग सुनते हैं सार्क, इकोनॉमिक यूनियन वगैरह वगैरह, और बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऐसे यूरोपीय देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, जिसका प्रयोजन है कैसे 1970 के बाद, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, डीकॉलोनाइजेशन हो गया, 1970 के बाद यूरोप के देशों का रेट ऑफ ग्रोथ मेंटेन्ड रख सके। तो ये किताब सारी दुष्टता करने के बाद कहता है कि 0 AD से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, महाभारत से, महाभारत तो 5000 साल पुराना है, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 50,000 द्वापर पूरा, या त्रेता, या सतयुग, एक कल्प, या भारतीय काल गणना में अनेकानेक कल्प। तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू 17th सेंचुरी एंगस मेडिसन, और एंगस मेडिसन वहाँ एक स्कॉलर की तरह नहीं लिख रहा है, एक ऑथर की तरह नहीं लिख रहा है। वो कैसे लिख रहा है, OECD के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, मतलब आपको फंड किया गया है इस काम को करने के लिए। वो कह रहा है भारत दुनिया का कहीं 33, 35, 36, 37%
जीडीपी, जीएनपी, एक्सपोर्ट, फाइनेंस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी सेक्टर भारत है। अरे नालायक, कौन सा भारत? किताब 1970 के बाद की है। ये 15 अगस्त वाला भारत कि 14 अगस्त वाला कि 1922 वाला कि 1860 वाला, या महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ वाला जहां 256 जनपद है, चीन भी हमारा जनपद है, यवन प्रांत भी हमारा जनपद है। तो रे मूर्ख एंगस मेडिसन 37% किसका? ऑब्वियसली 37% 15 अगस्त 1947 वाला। तो ये जो राष्ट्र है हमारा, जिसमें हमारे योगदान की चर्चा होनी है, जो पुनः अपने स्वाभाविक स्वरूप में उभर रहा है। मैं 2007 से काशी में राजसूय चला रही हूँ, लेक्चर सीरीज, एकेडमिक सीरीज। तो सबको सुन के बड़ा अच्छा। किसको? देशभक्तों को, संघ वालों को, सनातन वालों को, गायत्री परिवार वालों को, बड़ा अच्छा। बट nobody ever thought this can happen। 1990 यानी 90s में IMF और वर्ल्ड बैंक बात कर रहे हैं भारत और चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने की। कौन सा भारत? ये 15 अगस्त वाला। अरे 14 अगस्त को तो गांधी जी और नेहरू जी कह रहे थे ना कि अंग्रेजों को भगाने के लिए वी आर एक्सेप्टिंग दिस इज अ ट्रांजिटरी फिनोमेना, हम फुर्सत पाते ही इसको ठीक कर लेंगे। उनको फुर्सत नहीं मिली, मेरे नरेंद्र के पास बहुत फुर्सत है। और ये जो नया जियो पॉलिटिक्स आ रहा है, जिसमें यूक्रेन वाला मामला है, ताइवान में नैन्सी पेलोसी जा रही है। हम कोई नैन्सी पेलोसी जैसा बनना चाहते हैं क्या? या ताइवान की जो प्रीमियर है, महिला का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, जो भी हेड ऑफ स्टेट है, उसके जैसा? तो कह रहे हैं कि ये जो 21वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में जो नए जियोपॉलिटिक्स में एक टेबल पर 4-5 आदमी बात करेंगे, कौन? एक मेरा नरेंद्र, एक पुतिन, शी जिनपिंग को निपटा चुके होंगे, एक कोई जो बिडेन या उसका कोई सक्सेसर, एक कोई ऋषि सुनक। ये 5-7 एक टेबल पर बात करेंगे कि भाई ये जो खाली हो रहा है इसका करना क्या? क्या खाली हो रहा है? हम लोगों ने इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ा है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बारे में बात करेगा? 100 साल पूरे हो रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या? 1917 के बाद रूस और 1949 के बाद चीन, इसका कॉलोनियलिज्म जो है, वही अमेरिका, इंग्लैंड की छपी हुई किताबें कहती हैं कि दीज आर प्रिजन ऑफ नेशंस। तो ये जो प्रिजन ऑफ नेशन है, एक बार तो टूटा 1990-91 में, सोवियत रूस टूट गया, गोर्बाचोव के बाद ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्राइका, व्हाटएवर, 16, 17, 18, 19 निकल गए, एक और टूट रहा है। इसमें से कौन निकलेगा? मंचूरिया, मंगोलिया, सिक्यांग, तिब्बत, हेनान और झुआंगुआओ, उसका जो भी उच्चारण हो, जिसको भारत चीन कहता है। 19वीं शताब्दी तक यूरोप इसको कैथे कहता है। सिनो, उसको जो सिनो जापानीज वॉर, जापान चाइना वार पर एक किताब आपको नहीं मिलेगी, सिनो सिनाई से है, कैथे, उस सब पे छोड़िए। तो हमारा जो योगदान होना है वो इस छुटंके से, वो जो 10 साल में मैंने बहुत भाषण दिया। 2015 में सनातन में गोवा में कहा था मैं मरूंगी चक्रवर्ती भारत में। तब तक मोदी जी बस आए थे। पहले 5 साल में उनका पराक्रम वैसे ही था जैसे दिल्ली में
7 बजे तक सूरज देवता का पराक्रम कोहरे से छिपा रहता है। जो दूसरा टर्म हुआ, इसमें पराक्रम कुछ कुछ प्रातः का मधुर मधुर सा ऊष्मा देने वाले सूर्य की तरह दिख रहा है। ये मध्याह्न में जब तपेगा तब मैं मरूंगी और वो चक्रवर्ती भारत होगा, महाराज युधिष्ठिर वाला। तो हमारा जो योगदान है वो भारत राष्ट्र में है। राष्ट्र का विभाजन असंभव है, ध्यान दीजिएगा। ये एक चैतन्य इकाई है। राज्य का विभाजन होता रहता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है फॉर गवर्नेंस पर्पज। विभाजन नहीं होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, डिवीजन होता है। 1947 में ये एक दुष्टतापूर्ण ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें एनिमी स्टेट को भारत की छाती पर लाकर बैठा दिया गया। आज इस पर नहीं बोलूंगी। जम्मू टॉक्स पर मेरा एक भाषण है, अखंड भारत हकीकत या फसाना। ये मुस्लिम लीग और जिन्ना विन्ना की हैसियत थी, नेहरू गांधी की हैसियत थी। राज्य का डिवीजन कर लेना। स्टालिन जो एकदम दानवी रूप दिखा रहा था, उससे ट्रूमैन और चर्चिल के बाद कौन है, एटली है शायद, इंग्लैंड वाला, उनकी हालत कांप रही है। फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस दे नीड बेस इन दैट एरिया। और ये नेहरू तो स्टालिन के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो भारत से एक क्षेत्र ऐसा लेना है जहां पर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस का तो पिद्दी बन गए हैं। अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट कम्युनिज्म इन रशिया को थाम सके। तो हम यहाँ बैठे हैं एक विश्वविद्यालय में, तो मैं केवल विश्वविद्यालय में क्या हमारी भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करूंगी। तो क्या हम किसी भी डिसिप्लिन में हो, क्या हम बता सकते हैं नृत्य के आधार पर, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक फॉर्म्स, न्यूमेस्मेटिक फॉर्म्स, लैंग्वेज, जो गोविंदाचार्य जी कहते हैं भाषा, भेष, भूषा, भोजन, पांचवा भेषज, क्या इनके आधार पर हम बता सकते हैं ये संपूर्ण जम्बू द्वीप हमारा है था। क्यों? ये जो डिवीजन है ये 1945 के बाद, बल्कि 1943 में जब अमेरिका आ गया है, जर्मनी रूस में हार रहा है, तो टेबल पर तय हुआ था ना। चर्चिल, स्टालिन और ट्रूमैन के बीच में कौन सा हिस्सा कहा जाएगा? Why that should be final for us? हमारा ये अखंड राष्ट्र है। क्या हम 21वीं सदी के जियोपॉलिटिक्स जो बदल रहा है, इसमें उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को ढूंढेंगे, उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस को ढूंढेंगे? आसान है, अभी मैं आती हूँ। ढूंढेंगे जो हमारे हिस्टोरिकल क्लेम देगा। ये शी जिनपिंग, ये डेंग, ये माओ, ये बेवकूफ, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द, मैं अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद कर रही हूँ। ये शब्द जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनके भारी भरकम जगह से जो किताबें छपती हैं, उनमें जो शब्द हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो अभी मेरा एक भाषण आया है जम्बू टॉक पर, स्टालिन और माओ को लेके। रूस और चीन दोस्त या दुश्मन? माओ कहता है जब मॉस्को जाता है, यहाँ मैं सोने, खाने और टट्टी करने आया हूँ। एम आई हियर टू ईट, स्लीप एंड शिफ्ट? और उसके बाद लेखिका लिखती है, ही इज नॉट अलाउड इवन टू शिफ्ट प्रॉपर्ली। तो ये हुआ भारत। दूसरा है निर्माण। इस चैतन्य सत्ता के निर्माण का औकात है किसी का? ये निर्माण शब्द जैसा बेहुदा, एब्सर्ड, हम सेवा कर सकते हैं भाई।
सेवते, अब मेरे को उतना आता नहीं है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इंडियन ट्रेडिशन की नहीं है, यूरो ख्रिस्त एकेडमिक सिस्टम की मेरी ट्रेनिंग है। बार बार कभी कभी माँ के साथ जाती हूँ तो संत लोग कहते हैं अरे हनुमान जी को का सेवन करो, तो मुझे लगता था च्यवनप्राश का सेवन तो समझ में आ रहा है, हनुमान जी का उसका पूरा अर्थ नहीं बता पाऊंगी। सेवा करना, हम इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कैसे? यहाँ हम आप ज्ञान से, कारगिल में हमारी सीमाओं पर वीरता से, और हजार प्रकार है सेवा का। तो निर्माण एब्सर्ड शब्द है, राष्ट्र भक्ति में स्त्रियों का योगदान, इसको छोड़ के आगे आ रही हूँ। तीसरा है स्त्री, ये बहुत टिकलिश शब्द है, अंग्रेजी में बोलेंगे वुमन, और एक औरत शब्द बहुत चलता है। औरत शब्द गलत उच्चारण है, मूल शब्द है औरात। औरात का मतलब है प्राइवेट पार्ट। डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मेरे 2-4 भाषण हैं जम्बू टॉक पर भी, कुरान की बेअदबी कब तक। केवल वो जननांग जो है वो औरत का अर्थ है, और ये जो वुमन है, जो वो मैन जैसी नहीं है, इसको थोड़ा समझिए, ये क्रूशियल है अगर कोई योगदान वगैरह करने का मन है। मुख्य है आत्मछवि। 2 प्रकार की बातें एक साथ धारा प्रवाह चलती हैं पैरेलल। हम लक्ष्मी हैं, हम दुर्गा हैं, हम सरस्वती हैं, हम क्या फूल नहीं चिंगारी हैं वगैरह। और दूसरा हमारा सशक्तिकरण करते हैं। Who would empower you? तो ये फ्रैक्चर्ड सेल्फ इमेज है किसका? यहाँ हम सब जो बैठे हैं और हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों का ये फ्रैक्चर्ड है। हमारा क्या है? सताए हुए अबला जीवन, वो है ना, आंचल में दूध आंखों में पानी टाइप, और तू अबला है, भली है, ममतालू है। टीवी सीरियल मैं बहुत देखती हूँ, सबसे जब ये थक जाती हूँ तो 2-3 घंटे रात को नागिन वागिन सब मैं देखती हूँ, बड़ा मेरे को आनंद आता है। तो वहाँ पर क्या है लगातार कि जो स्त्री है, स्त्री तो है नहीं, औरत है, ईव है, प्रताड़ित है, भली है, कोमल है। स्त्री हम माँ भी हैं, हम बहन भी हैं, हम पत्नी भी हैं। अरे वो जो बैठा है, पिता, भाई, मामा, चाचा, नाना, देवर, जेठ नहीं है। मैंने क्या कहा? यूरोप में जो एकेडमिक्स है वो एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है। तो एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा में हम माँ हैं। अरे आप माँ हो ही नहीं सकती है विदाउट अ मैन। पिता का आपके अपने जीवन में झांक के देख लो, पिता का जो रोल है, जो भाई का रोल है, जो मामा का है, जो चाचा का है, जो नाना का है, जो मेरे जीवन में अग्निहोत्री जी का है, महेंद्र भैया का है। यहाँ बैठे हुए हम थोड़ा पहचानते नहीं हैं, कई मेरे परिचित होंगे। उससे ज़्यादा रोल मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी भाभी का, मेरी नानी का है। मेरी 19.5 साल में शादी हुई, 6 महीने में दादाजी घर ले आए। घर का नौकर जाके बोल दिया बबनी रोएली। दादाजी घर ले आए कि छोरी का आंख से आंसू गिरा है, लड़की के आंख से आंसू गिरता है, तो गौ का, गौ माता का वो एक रोआ गिरता है, तो महापाप। ले आए। दादाजी बोले बेटी कलेक्टर बन जा, बाबूजी बोले प्रोफेसर बन जा, माँ बोली इंदिरा गांधी बन जा। और मैं तब से अब तक 69वां साल चल रहा है, 50 साल में 1 साल कब अकेले रह रहे। एंड आई डोंट हैव अ सिंगल एक्सपीरियंस ऑफ एनी स्टूपिड और स्मार्ट काइंड ऑफ हैरेसमेंट, और जिसको कहते हैं वो क्या एडवांस, आई डोंट हैव। एंड आई लिव्ड ऑल इन, कहाँ? बनारस में। और एकदम अपने मनमानी ढंग से रहती हूँ। महेंद्र भैया जानते हैं, नॉट ए सिंगल। अपने भी स्त्री पर बात कर रही हूँ, अपने भीतर की स्त्री को
जगाया मैंने। मेरी आत्म छवि क्या है? एम आई अ औरत? टोटल डिफिनेशन योर जननांग। वुमन? अरे भाई, वुमन का जेनेसिस का यहाँ कहानी नहीं बताया गया होगा 2 मिनट में वंदे मातरम एक्सप्रेस में। बाइबल, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। गॉड ने 6 दिन में सब सृष्टि वृष्टि बनाई, रविवार को आराम करने लगे, सबको जोड़े में बनाया, कुत्ता कुतिया, बिल्ली बिल्ला, शेर शेरनी, चिड़िया चिड़ी, सब दो 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 दो, लेकिन अपने जैसा एक ही बनाया, एडम, क्योंकि दूसरी थी नहीं देवी। ये असलियत नहीं है, ये कथा सुना रही हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, स्टोरी ऑफ जेनेसिस। अपने जैसा एक बना और एक कोई एडन है, बगीचा है, स्वर्ग है, कुछ है। वहाँ वो एडम को कहा तू रहे, तू मेरे जैसा है। वो सोया था, गॉड गुजरे, देखा एडम बहुत उदास है, उदास होके सोया है, गए उसका पसली खींचा। मेरी कभी समझ में नहीं आया ये पसली खींचने का मामला क्या, पसलियाँ आते या वॉटेवर, खींचा। कल मैंने ट्रेन में पढ़ा एक किताब में, बहुत जल्दी मेरा भाषण इस विषय पर आएगा सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ की साइट पे। खींचा और एक बना दिया। क्या बनाया? ईव। ईव से ईविल। ईविल समझ रही है ना? दुष्टता, पाप, शैतानी कृत्य, शैतानी मिस्चीफ नहीं है। ये किताब है स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। नाम 2 है, कुसुमलता केडिया, रामेश्वर प्रसाद मिश्र। इसमें यूरोप वाला जो चैप्टर है वो ज़्यादातर अनुवाद है, मेरे द्वारा है। अनुवाद पढ़ेंगे तो पोर्नोग्राफी फेल हो जाएगी। और क्या अनुवाद कर रही हूँ? यूरोप के अनुभवों का, वहाँ का लेखन, वेरी सीरियस लेखन, उसका अनुवाद। और उसका अनुवाद करने का कलेजा मेरा नहीं था, क्योंकि मेरी छवि कम्युनिस्ट वगैरह पोर्नोग्राफी टाइप लेखन कर रही हूँ। रिम्पोछे जी, दलाई लामा के बाद वाले जो हैं, जो सारनाथ रहते थे, वो। और इसकी एक पहली किताब छपी थी, स्त्री प्रश्न। तब माननी ठेंगड़ी जी और सुदर्शन जी ने कहा विस्तार से लिखो, तब ये पुस्तक लिखी गई। ये है भारत में पुरुष, क्योंकि भारत में स्त्री पुरुष डिवीजन नहीं है। पसली वसली खींच के हम लोग नहीं बनाए गए। हम लोग केवल प्राइवेट पार्ट नहीं हैं। हमको अभी आ रही हूँ तो बना दिया। इतने में गॉड का एक प्रतिद्वंदी है, शैतान। हम लोग तो बच्चे को कहते हैं अरे बड़ा शैतान है, कभी प्यारी बच्ची को भी कह देते हैं बड़ी शैतानी कर रही है। वो शैतान जो है वो गॉड के बराबर है। वो कोई जगदम्बा थोड़ी है दुर्गा जी कि जिसका वध करेंगी वो उसी में समा जाएगा। वो कोई हमारे महादेव थोड़ी हैं जिसका वध करेंगे वो उसमें समा जाएगा। ये शैतान और गॉड पैरेलल है, इस पर नहीं जाऊंगी। तो वो शैतान गॉड को हराने के लिए ईव को फुसलाता है। स्त्री फुसलाई जा सकती है, स्त्री नहीं, वुमन। ईव को फुसलाता है। तो चर्च उसकी व्याख्या करता है क्यों फुसलाता है। वुमन, अब स्त्री नहीं कह रही, वुमन इज इमोशनल, वुमन इज सेंटिमेंटल। यहाँ पर थोड़ा या शी इज फिकल माइंडेड, ठीक। तो फुसलाता है, फुसला के क्या कहता है, ये जो एडम है, सेक्सुअल रिलेशन विद एडम, इसको ये एप्पल बताते हैं। एक एप्पल का कंप्यूटर आता है ना, एक बटका काटा हुआ है, वही ईव ने बटका काटा था शैतान के कहने पर। तो शी गोस एंड हैव सेक्सुअल रिलेशन विद एडम। होते ही जलजला आता है। आप लोगों ने बहुत सी युगल मूर्तियों को देखा होगा। खजुराहो में गई नहीं हूँ, लेकिन फोटो फाटो में तो बहुत देखा है। अपने यहाँ स्त्री पुरुष युग्म में जो मुख के भाव हैं
वो ब्लिस के भाव है। और वहाँ युग्म होते ही जल जला होते ही गॉड प्रकट हुआ। क्या हुआ? अरे ये भयंकर कृत्य हो गया। तो दोनों को धक्का दिया एडन से। कहाँ? धरती पर। धरती क्या है? माता नहीं है। धरती कष्ट है, श्रापित है। जाओ, निकलो यहाँ से। और यहाँ गाना गा रहे हैं, धरती पर स्वर्ग यहीं बनाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ईविल की छवि ले रखा है। अब वहाँ बाइबल में चर्च, ये पुरुष बुरा नहीं है। ये 1970 के बाद हुआ है। चर्च की जगह पुरुष को रिप्लेस कर दिया गया है। मुझे लगता है अच्छा बहुत जल्दी चल रहा है। तो 7 श्राप दिया। दोनों हाथ जोड़े, माफी कर दो, गलती हो गया। तो 7 श्राप ईविल को दिया, ईव को। क्या? द मोमेंट यू विल हैव सेक्सुअल रिलेशन विद अ मैन, यू विल बिकम मदर। मां होना, जननी होना पाप का श्राप है। और यहाँ माता जी, मदर, वो जितनी मदर है वो सब बास्टर्ड चाइल्ड्स की मदर है। मदर कहने का अर्थ समझ गए? चर्च में वो जो फादर है, फादर ब्रदर है ना, सफेद चोगा वाला, वो उसी इल्लीगल यूनियन का फादर है। तो आप उसको जैसे ही फादर कहते हैं खुद को, बास्टर्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या इस विराट भारत राष्ट्र को बताएगा कि हम कौन है? मान लीजिए नारी महिला में ही फंसी है, तो हम औरत तो नहीं है, हम वुमन तो नहीं है, हम ईव तो नहीं है। और श्राप, पीरियड्स होंगे। तीसरा श्राप, जब तुमको प्रसव होगा तो उसमें भयंकर दर्द होगा, लेबर पेन्स। वहां पर लेबर पेन में क्लोरोफॉर्म नहीं दे सकते हैं। और मैन वुमन रिलेशनशिप में कोई भी गर्भ निरोधक कंडोम, पिल नो। क्यों? वो करोगे तो श्राप से बच जाओगे। ठीक? 7 और है, उसमें एक बता दो। सर से पांव तक तू ढकी रहेगी गंदे कपड़ों में, केवल आंख दिखेगा और बायां या दायां अंगूठा दिखेगा। क्यों? सेक्स इज सच ए वायलेंट इररिप्रेसिबल फोर्स कि वो जो ऊपर बैठा हुआ देवदूत सड़क के यहाँ आ जाता है पाप करके। तो ये है ओरिजिनल सिन। और इस ओरिजिनल सिन के लिए वुमन हैज टू बी टॉर्चर्ड। कैसे? चर्च के बाहर रेट लिस्ट रहती थी। पाव भाजी के दुकान पे जाते हैं ना, मोमो इतने का, चीज वाला इतने का, वगैरह वगैरह, डोसा का रेट। तो वहाँ है अपनी वुमन को 2 हिस्से में चिरवाना, रेट ये। 4 हिस्से में चिरवाना, रेट ये। पानी में उबलवाना, रेट ये। तेल में उबलवाना, रेट ये। और ये किसके द्वारा? यूरोपियन स्टेट और चर्च, यानी कि पार्लियामेंट में कानून पास हो जाए। तो आप वुमन हैं, ईव हैं, प्रताड़ित हैं इस दुष्ट पुरुष के द्वारा। तो रेट चार्ट के लिए तैयार रहिएगा। नाखून में 10 नाखून में कील ठोकना, 20 नाखून में खूल ठोकना, ज्यादा बोलना। तो वुमन के मुंह में और वेजिना में, वेजिना स्त्री जननांग में इंस्ट्रूमेंट फिट करके चलाते हैं। और ऐसा बहुत लिस्ट है, पढ़िए। और नहीं तो मेरा जो 7 भाषण वहां, 8 भाषण वहां सुनिए। अब हाँ, जो मध्यकाल कहते हैं वहां वुमन 500 साल तक जलाई गई। सैकड़े नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, लाखों। 50 लाख कि 70 लाख कि 90 लाख, आंकड़ों में भेद है। तो यूरोप की स्त्री ने और उसको प्रेम करने वाले यूरोप के पुरुष ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसके दोस्त ने, उसके लवर ने, उसके हस्बैंड ने
चर्च के तंत्र को तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया। 1929 तक इंग्लैंड में स्त्री मनुष्य नहीं है। स्त्री माने मनुष्य ही नहीं है तो उसका लीगल राइट नहीं है। फिर डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो यदि मेरी आत्म छवि वुमन की है, प्रताड़ित बाई चर्च, यहाँ चर्च नहीं है मठ वाला, पंडित जी, ब्राह्मण, हिंदू धर्म, वेद, मनुस्मृति, चर्च तो है नहीं। 1970 में अचानक विमेंस ईयर डिक्लेयर होता है, जहाँ तक मुझे याद है 70s का डिकेड। सडनली यूरोप में चर्च की जगह पुरुष आ गया। अब स्त्री को प्रताड़ित करने वाला चर्च नहीं है, स्त्री को प्रताड़ित करने वाला पुरुष है। कहाँ हुआ ये स्विच ओवर? यूरोप में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, UGC, ICSSR, ICHR, भारत में पुरुष मानसिकता, पुरुष आधिपत्य। अरे पुरुष मानसिकता बड़ी सुंदर चीज है। पुरुष मानसिकता थी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। पुरुष मानसिकता है तो भैया से पूछिए, काशी में मेरा दबदबा चलता था। अब बहन जी जो कह रही है मान जाओ भाई। पुरुष मानसिकता ना होती, चर्च मानसिकता होती, 2 टांग में चीर दो, 4 में चीर दो, उबाल दो, मुंह में मशीन डाल के कर दो, और बहुत सारे घुटना तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, कील घुसा दो, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो जो बात मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, व्हाट इज योर सेल्फ इमेज? आप वो बेहुदा ही सही, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, तो ये लोग कौन है? ये लोग, इनमें दुर्गा जी का अंश नहीं है भाई। थोड़ा बहुत तो कभी पाठ उठ किए होंगे ना, है? वो लोग जो बैठे हैं वो दुर्गा जी नहीं है, नहीं है। तो शंकर भगवान तो है, विष्णु तो है, ब्रह्मा तो है, इंद्र है, और लास्य और प्रणय देवी के जिम्मे गया है, कामदेव के जिम्मे गया। आप लोग ये शब्द ही नहीं समझ पा रहे होंगे। लास्य और प्रणय, प्रेम और दिस ऑल, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, लास्य, लय, मैं उतना नहीं ठीक से बता पा रही हूँ। ये कामदेव के जिम्मे है। संसार को उत्पन्न करना दुर्गा जी के जिम्मे नहीं डाला गया, लक्ष्मी जी के भी नहीं, सरस्वती जी के भी नहीं, ब्रह्मा जी के जिम्मे डाला गया। और संसार का पालन भी देवियों ने नहीं लिया, विष्णु जी ने लिया। संहार के लिए दुर्गा जी आती हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग को शौक चढ़ाया है, फूल नहीं चिंगारी है, तो who would empower you? बड़ी प्रताड़ित हैं। तो भाई आज आधा समाज इन्हीं विश्वविद्यालयों के का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी अब 100 साल मना रहे हैं, तो असलियत तो नहीं भूलना चाहिए कि ये क्यों बनाए गए थे। ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग तो नहीं बनाए गए थे, ये सेंटर्स ऑफ क्रिएटिंग क्लर्क्स टू रन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मैं कंक्लूड कर रही हूँ। सार ये है सबका, मेरे भाषण बहुत विस्तार से हैं। आपकी आत्म छवि, राष्ट्र का बोध, सेवा का बोध और एक संकल्प जो आप ही लोग की उम्र में मैंने लिया था। मैं भीड़ में नहीं रहूंगी, और 10 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन लिया था, मैं भारत देश का साइके बदल दूंगी। अरे बदलूंगी कि नहीं बदलूंगी? एवरेस्ट पे चढ़ने का सोचूंगी तो जम्मू तक तो पहुंचूंगी नहीं जी। हम तो रिटायर होने के बाद प्रोफेसर एमिरेटस बनेंगे, पता नहीं बनेंगे कि नहीं। नमस्कार। पूर्व में कुलपति रहे, बहुत सारे दायित्वों से जिनका परिचय हुआ, ऐसे प्रोफेसर कुलदीप जी। और जिस विषय की
टॉपिक पर सेमिनार हो रहा है, जिस टॉपिक पर, इसकी गहन और कई दशकों से जिस पर भारत से लेकर यूरोप और दुनिया के बहुत सारे देशों का अध्ययन करने के बाद ऐसे हम सबके आदरणीय प्रोफेसर केडिया जी तथा इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप दोनों जो आप आज इस मंच पर हैं, दोनों विषयों के बहुत ज्ञाता, लिखने वाले, पढ़ने वाले और बोलने वाले हैं। हम कुछ व्यवहारिक चर्चा जो दिख रहा है ऐसा बिना किताब के चर्चा करने वाला हूँ। अभी जिसे आचार्य शंकर का नाम कई बार हम लेते हैं तो पूछते हैं कि शंकराचार्य जी का योगदान क्या है। तो शार्ट में एक सेंटेंस में लोग बताते हैं कि बौद्ध के परमने के जो विकृतियां गई थी उसके लिए शंकराचार्य जी ने एक सनातन की पुनर्स्थापना किया। ये मूल इतना ही जानते हैं सारे। लेकिन बौद्ध की बात करने से पहले शंकराचार्य ने सनातन पर कितने प्रश्न खड़ा कर दिए हैं, यह भी ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य इतनी है कि एक विचार ऐसा है जो कहता है कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरा इससे जस्ट अपोजिट बात करता है, जिसकी अभी प्रोफेसर केडिया जी ने कहा है। बीच में क्या है, स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं। जैसे पिछले सत्र में भी आया था कि एक पक्षी के दो पंख हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यह जरूर आना चाहिए कहीं न कहीं से। दूसरा, अभी मैं सेमिनार सिंपोजियम में बड़ी चर्चा होती है, एम्पावरमेंट की चर्चा तो बहुत हो रही है इस समय, लेकिन उसमें यह आता है कि भारतीय परंपरा जो थी, भारत के जीवन मूल्य जो थे, जिसके कारण भारत की स्वीकार्यता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनती है। दुनिया आज जिस तरह से आज स्वीकार करने को लालायित है कि दुनिया को सुख और शांति चाहिए, तो भारत का ज्ञान और विज्ञान, भारत की परंपराएं लेना चाहिए। बदलाव तो आ रहा है, पिछले सत्र में भी आया है, अभी भी चर्चा में आ रहा है। बदलाव यहां तक तो दिख भी रहा है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल कह रहे थे कि भारत में हम शासन इसलिए कर रहे हैं कि भारत वाले शासन करना जानते ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मुझे शासन करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है। एक समय वह था, लेकिन भारत का मूल का व्यक्ति ही जाकर उनके यहाँ आज शासन कर रहा है। एक बदलाव तो दिख रहा है। इसी बदलाव के कारण दुनिया हमको भी स्वीकार करने को तैयार है। तो हम अपना भी आत्मविश्लेषण कितना कर सकते हैं। हम कैसे भारतीय परिवार को हम पढ़ाते तो जरूर हैं, प्राइमरी से लेकर रिसर्च स्कॉलर से लेकर जॉब तक सबको चाहिए, स्किल है, सारी बातें तो सब करते हैं, लेकिन अपना एक परिवार भी है। इस पर किस सिलेबस में, किस फोरम पर चर्चा होती है कि हमको एक परिवार भी चलाना है और संभालना है। परिवार नहीं है तो भारत और यूरोप में फर्क क्या है। और एम्पावरमेंट में ज्यादातर यही बात घुसाई जाती है कि आजकल सुनता हूं कि विकास में सबसे ज्यादा बाधक तो शादी है। इसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंटों में सेमिनार में बातें कहीं कहीं आती हैं। सच में ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हम अपने देश की अपनी बातों को भी हमारे यहाँ इसको बताने की जरूरत है कि भारत का परिवार कैसा है, भारत में परिवार संकल्पना क्या रही है। जिस तरह से बता रहे थे कि नेशन शब्द को पढ़कर हम भारत की राष्ट्र, भारत की आत्मा, भारत की चिति को नहीं समझ सकते, उसी तरह से फैमिली से बात करते हुए हम दुनिया के परिवार की बात करते हुए भारत की परिवार संकल्पना को नहीं बता सकते। तो भारत की परिवार संकल्पना क्या है? समाज का
निर्माण एक तरह से कहा जाए, वैल्यू एजुकेशन की भी जो बात हो रही है वो परिवार से ही शुरू होती है। अब परिवार ही नहीं होगा तो होगा कहाँ फिर? किस वैल्यूज की बात करेंगे? वैल्यूज के कारण ही हमारे देश की परंपरा हमारे श्रेष्ठ है ना, और क्या है। इस विषय पर जब बात होती है, अभी 1 दशक की बात बताता हूँ। 1 दशक पहले किसी परिवार में जाइए तो तुरंत लोग पूछते थे, एक कप चाय आते समय ही पूछ लेते थे कि आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं। ये तुरंत सवाल हर कोई पूछता है। यानी हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा सा एक पायदान नीचे है, और वर्किंग है तो एक पायदान और ऊपर हो गया। इधर मैं देख रहा हूं 5-7 सालों से ये शब्द समाप्त हो गया। अब घरों में यह कहा जा रहा है कि वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है। अब पूरी पढ़ाई करने के बाद एक परिवार को इस संकल्पना के साथ, जिस परिवार के लिए पूरे जीवन की एक समर्पण के भाव से जो माँ अपने बच्चों को एहसास कराती है कि बेटा और पुत्र के बीच में कर्तव्य क्या होता है, बेटा और माँ के बीच के संबंध क्या होते हैं, बेटा पुत्र पुत्री और पिता और माँ बाप दादा दादी के बीच के रिलेशंस क्या हैं, संवेदनाएं क्या हैं, जो पूरे जीवन की अपनी पढ़ाई लिखाई सब करने के बाद उस बच्चे के लिए समर्पित कर देती है, एक परिवार बनाने के लिए समर्पित कर देती है, उसको हम कहते हैं कि नॉन वर्किंग है। और अर्थशास्त्री हमारे लोग जो देश के हैं कहते हैं कि सच में नॉन वर्किंग है, इसलिए कि आपके घर में कोई 3000 पर कोई काम करने वाली आती है तो आप कहते हैं कि भारत की जीडीपी में इसका तो योगदान है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जिसने घर को घर बनाया है, जिसके संस्कारों से हम बाहर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, भारत में दुनिया में विचरण कर रहे हैं और गर्व से कर रहे हैं मेरा घर है, मेरा परिवार है, जिसके कारण भारत में रहने का गौरव है, उसके समर्पण को हम 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि इसका भारत की जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। तो भारत को कम से कम मेरा आग्रह है भारत की तरह देखा जाए, और भारत को जिस संकल्पनाओं के साथ भारत दुनिया में श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा, और जिन बातों को लेकर या केवल कब तो कहते हैं कि केडिया जी हैं, आगे और भी जैसे समय समय पर समाज के रिफॉर्म के लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी स्मृतियां बनती रही, तो याज्ञवल्क्य के स्मृति के बाद हमको नहीं लगता कोई स्मृति फिर से आई है। तो मनुस्मृति को लेकर कब तक हम चलते रहेंगे? आगे आग्रह है कि आने वाले दिनों में ऐसी कुछ स्मृतियां भी आनी चाहिए समाज के लिए। आज वर्तमान परिवेश में भारत में क्या होना चाहिए कि भारत भी रहे और भारत दुनिया के साथ खड़ा हो सके और या एक पायदान ऊपर चल सके, क्योंकि दुनिया यह चाह रही है कि सुख और शांति कहीं है तो भारत में है। क्यों? एक छोटा उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को करता हूँ। घरों में बहुत चीज मनुष्य बनने के अथवा एक परिवार है उस इमोशन को छोड़कर सब कुछ बताया जा रहा है। आज हमारे प्रोफेसर भी कई बार कहते हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी यूएस में है, यूरोप में है, कहीं अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई अच्छी है तो जाना भी चाहिए, करना भी चाहिए, कुछ दिन अच्छा लगता है। छोटा बच्चा है उसको माँ की जिसे क्यों अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी एनईपी ने कहा कि मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। हमारे ही लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग, नहीं इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा अच्छा होगा, आगे बाहर जाना है बच्चे को तो अंग्रेजी शिक्षा उसको आनी चाहिए, शिक्षा आनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन क्या मीडियम में पढ़ाना ही जरूरी है? अगर जो गांधी जी ने कहा कि मातृभाषा क्या है, उन्होंने कहा कि जब छोटा बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है तो उस बच्चे को जो अनुभूति, उसको व्याख्या तो नहीं की जा सकती, जो अनुभूति होती है एक मिठास की अनुभूति होती है उस दूध से,
और माँ अपनी भाषा में उस बच्चे से जब बात करती है तो उस बच्चे को उस बातचीत से आपकी चल रही थी कि परिवार, तो जिस चीज को समझना चाहिए जो भारत है, मेरा आग्रह इतना ही है कि परिवार भी एक हमको चलाना है, देश चलाने से लेके जहाज चलाने से भी पिछले सत्र में आया कि हर फील्ड में ओलंपिक से लेकर और खेल के मैदान से लेके और युद्ध के मैदान तक सब जगह हम श्रेष्ठ हैं, होना भी चाहिए, बहुत गर्व का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक परिवार को भी चलाना है, यह भी कहीं न कहीं ध्यान में आना चाहिए। नहीं तो संवेदनाएं कितनी हो गई हैं हमारे समाज में, संवेदना नहीं है तो फिर जीवन में सुख नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, अभी पिछले साल रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी भी प्रोफेसर हैं, वो इस साल रिटायर होने वाली हैं। दोनों लोग, 2 बच्चे, दोनों बाहर हैं। कई बार उनके जब कोई बीमार होता है तो बच्चा यही कहता है, हम आकर करेंगे क्या, डॉक्टर तो हम हैं, इसलिए पैसे की जरूरत हो तो अकाउंट नंबर बताइए, मैं पैसा दे सकता हूं लेकिन समय नहीं दे सकता। ये सामान्य बातें आज हो गई हैं। लेकिन उनका दुख अभी मैं 10 दिन पहले सुन रहा था। बहुत अच्छा मकान है, पत्नी अगले साल उनकी रिटायर होने वाली है, प्रोफेसर है। तो एक दिन गाड़ी पार्क कर रही थी अपने घर में, दोनों लोग थे, तो कोई लड़का आया पीछे से, उनका चेन था गले का, लेकर चला गया। अब वो रात भर नींद नहीं आई कि अब इस घर में हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उनके मित्रों ने सलाह दिया कि आप घर में मत रहिए, अपार्टमेंट में चले जाइए, वहां सुरक्षा ज्यादा है। अगले ही दिन 2 दिन लगाकर उन्होंने अपार्टमेंट में एक मकान खोजा और एक 2 BHK मकान लेकर शिफ्ट कर गए वहां, और घर को डाल दिया कि फॉर सेल, उसको बेचने के लिए कर दिया, घर बेच दिया। अब दोनों लोग वहां रहते हैं। तो मेरी 10 दिन पहले भेंट हुई तो दोनों प्रोफेसर रो रहे थे, पति पत्नी। हमने कहा अब क्या हो गया, अब तो सुख है, आप जो चाह रहे थे जीवन में कि बेटा हमारा इतना अच्छा कर ले कि बाहर उसको सब कुछ मिल जाए, पैसे मिले अच्छे से, पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपके पास 2 लोग हैं, 2 गाड़ियां घर पे हैं, तीसरी गाड़ी एक और खड़ी है कि बच्चा कभी आता है तो वो गाड़ी चलाता है। अब क्या सुख चाहिए आपको? धन, वैभव, संपन्नता में तो कमी कहीं नहीं है आपको। तो उन्होंने कहा कि अभी घर में थे तो एक दिन लगा हम भविष्य क्या है यहाँ, अपार्टमेंट में आ जाने के बाद अब मुझे ये लग रहा है कि बगल में, मुझे 10 दिन आए हो गया, बगल में कौन है, ना कोई बगल का दरवाजा खोलता है, ना हम चाह कर भी खोल कर खड़े रहते हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता मेरे तरफ कि कौन नया आया है यहाँ। तो अभी सोच रहे थे, बैठे बैठे हम दोनों लोग चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते चर्चा कर रहे थे कि हम में से जो पहले चला गया वो तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि दूसरा रहेगा वो किसी को बता सकता है कि एक चला गया। लेकिन दूसरे का क्या होगा जब वो अकेले हो जाएगा, हम या इसमें से जो अकेला होगा उसका तो बगल वाले के घर में जब दुर्गंध जाएगी तब तो पता चलेगा, पुलिस को बताएगा कि दुर्गंध आ रही है, बगल से जरा देखिए। ये विकास है, ये परिवार है, ये संवेदनाएं हैं हमारे देश की। तो मेरा आग्रह है कि अपने तरफ भी अगर जो देखना चाहिए कि हम सब कुछ बनेंगे, लेकिन हमारे साथ परिवार है, सब कुछ चला सकते हैं हम, राफेल से लेकर और दुनिया की सारी चीज़ें करना है, पढ़ाना है, लेकिन एक परिवार को भी चलाना है। यह बात कहीं कहीं से हम सबके साथ आनी चाहिए, और इस पर भी हमको आग्रह करता हूं कि इस सेमिनार में थोड़ी बहुत चर्चा चलनी चाहिए कि निर्माण में इसकी भी, क्योंकि बिल्डिंग केवल ईंट और पत्थरों से नहीं होता है, मनुष्य से होता है, और मनुष्य अगर जो नहीं है तो वह राष्ट्र, दुनिया में राष्ट्र नहीं रहता। इसलिए राष्ट्र को अच्छा और समृद्ध राष्ट्र, भारत की वह राष्ट्र जो हमारे वेदों से कहा गया है, उसको बनाना है, उसको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और विश्व गुरु करना है। तो
हम इस दिशा में अपने तरफ भी ध्यान देते हुए अपने को भी इतना इम्प्रूव करें कि दुनिया का मार्गदर्शन हमको करना पड़े कि फैमिली स्ट्रक्चर है, सुख और शांति दुनिया में यह है, बताने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। नहीं तो अनुराग टाइमली ऐसे बहुत सारे लोग लेख लिखते रह जाएंगे कि दुनिया में सुख और शांति भारत ही दे सकता है, हम भी गौरवान्वित होते रहेंगे, लेकिन जब अवसर आएगा तो हम क्या देंगे। तो हम सब की इतनी तैयारी होनी चाहिए। आने वाला दिन, आने वाला समय अपना है, भारत का है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। और सामने डॉक्टर सिंगल जी बैठे हैं, गीता भट्ट चली गई हैं। अच्छा, गीता भट्ट हैं भाई, बहुत सॉरी, मैं ये देख रहा था पहले गीता भट्ट जहाँ बैठी थी तो। और जम्मू सेंटर जो है अपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सिंधु कपूर भी आई हुई है। मैंने पहचानने में थोड़ा पहले धोखा खा गया था, तो बाद में उन्होंने बताया, मैंने कहा मैंने पहचान तो लिया, नाम दिमाग से निकल गया था। और अन्य बहुत से मित्र यहाँ मेरे परिचित हैं। मुझे इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय ने आने के लिए कहा था। संजय जी हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय सेंटर में पढ़ाते हैं, तो लेकिन इनकी प्रतिभा दिल्ली में ज़्यादा विकसित होती है, हिमाचल में थोड़ी मुरझाई रहती है। तो इन्होंने कहा दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहा आपका दिल्ली से क्या ताल्लुक है? कहते मेरा दिल्ली से ही तो ताल्लुक है, हिमाचल से क्या ताल्लुक है। तो भाई इनका भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और क्योंकि इस सेशन की अध्यक्षता करनी है तो दो महानुभाव बोले हैं, अध्यक्ष का काम केवल जो कहा गया है उस पर थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी करना होता है। लेकिन मेरा गड़बड़ ये है कि जहाँ कुसुमलता केडिया जी बैठी हों और बोल चुकी हों, उसके बाद किसी विषय पर भी बोलना खतरे से खेलना ही होता है। तो फिर भी मैं अध्यक्ष हूँ, तो अब ये भाई जिम्मेवारी मुझ पर आई है कि खतरों से खेलूँ। महेंद्र जी बैठे हैं और हमारे एक प्रकार से मार्गदर्शक ही हैं। देखिए बहुत सी बातें, स्त्री की भूमिका क्या हो सकती है और परिवार क्या है, ये सब कोरिलेटेड विषय है। प्रैक्टिकली परिवार है, स्त्री है, पुरुष है, सब एक दूसरे से मिले हुए विषय हैं। सेमिनार का शायद विषय था कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसका क्या योगदान है। तो वैसे यदि केवल खाना पूर्ति करनी हो तो 5-7 नाम गिनाए जा सकते हैं कि वो कमला हैरिस बन गई थी, वहाँ अपने अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन गई हैं। भाई मामला बहुत आगे बढ़ गया है। और इटली में भी शायद एक स्त्री प्रधानमंत्री बनी है, मुझे नाम उसका ध्यान नहीं है। तो वैसे यदि इसको और कड़ी को आगे जोड़ा जाए तो इटली की एक स्त्री हिंदुस्तान को भी कंट्रोल कर रही है। तो इसलिए स्त्रियों का योगदान तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ज़रूरत से ज़्यादा ही है। हमारे उड़ीसा के एक मंत्री हुआ करते थे, मुझे अब नाम भूल गया, अटल जी के वक्त में मंत्री थे, उड़ीसा के ट्राइबल एरिया से आते थे। तो एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ही एक कार्यक्रम था नारी सशक्तिकरण को लेकर के। आजकल ये विषय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और ये कार्यक्रम भी नॉन कॉलेजिएट विमेन बोर्ड जो है उसी की ओर से है। तो उनको अध्यक्षता के लिए उनको शायद मेन स्पीकर के नाते बुलाया गया था, मुझे भी उसमें थोड़ा बहुत बोलना था। उसने 2-3 बातें कही। कहता मुझे समझ नहीं आ रहा विषय है क्या। कहता देखो मैं इतना बड़ा मंत्री बन गया हूँ, पूरा कैबिनेट का मंत्री हूँ और अपनी पत्नी से डरता रहता हूँ। तो इससे कहते लोग कहते हैं कि स्त्री में ताकत नहीं है और मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि स्त्री से ज़्यादा ताकत किसी में है ही नहीं। और फिर मैं कहता मंत्री हूँ, घर में लोग आते रहते मिलने के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, मुझे जल्दी उठना पड़ता है तो बैठ जाता हूँ बैठक में, जैसे गांव में होता ही है कि चौपाल में जब बैठक में बैठ के लोग आते हैं, किसी का कोई काम किसी का कोई। अब कहता मेरी माँ जो है वो अंदर से आवाज़ गाती, तू खाली बैठा है, सुबह कब बैठा गप्पे मार रहा है, अंदर आकर खाना खा पहले। कहता मंत्री को कोई इतना डांट सकता है? मेरी माँ मुझे डांटती है और मुझे भाग कर जाना पड़ता है कि मां नाराज ना हो जाए। एक बात कुसुमलता जी ने कही, बड़ी गहरी बात है भाई, इस प्रकार की बातें लोग कम करते हैं। हिंदुस्तान में ये सारा जो कंसेप्ट आया है, मैं भी सोचता था कि आजकल हिंदुस्तान में बड़ी बहस चली रहती है कि पुरुष के अधिकार क्या हैं, स्त्री के अधिकार क्या हैं।
अब शायद बच्चों के अधिकारों का भी शुरू चिल्ड्रन राइट का भी मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। एक तो पीछे खबर आई थी किसी एयरपोर्ट पर कोई बंगाली दंपति थे शायद, जहाँ उनका बच्चा था 2-4 साल का, साथ वो रोने लगा होगा, माँ ने कहीं एक थप्पड़ जड़ दिया होगा, तो बस फिर तो भाई पुलिस वाले आसपास होंगे, उनको लगा चिल्ड्रन राइट का हनन हो गया है, तो दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने। और वो बेचारे कहीं फ्लाइट लेने वाले थे, ये बड़ा अखबारों में बहुत किस्सा आया था, तो उनको समझ ना आया कि पुलिस पकड़ क्यों रही है। तो उन्होंने पूछा कि बात क्या, कहता आपने तो बच्चों के अधिकारों का हनन कर दिया है और हमेशा कहा कि आपको बच्चे पालने की कला आती नहीं, बच्चा कैसा पालना है आपको पता ही नहीं, तो ये बच्चे के भविष्य का प्रश्न आ गया है कि आपके हाथों में बच्चा रहा फिर उसका तो भविष्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो बच्चा पालना ही नहीं आता। अब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई मामला ऐसा नहीं है, बच्चा रो रहा था तो एक आध जड़ दिया, बस एक आध जड़ने का मामला, 2 महीने शायद जेल में रहना पड़ा, फिर जमानत हुई, फिर इंडियन एम्बेसी वालों ने दखलंदाजी की कि भाई ये भारत की संस्कृति है, थोड़ा एक आध जड़ देते हैं तो बाकी नहीं बढ़ता। उससे इसका ये नहीं होता कि ये बच्चों को पालना नहीं जानते, उनके भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये फिर मैं सोचता था कि सारी बातें, बीमारी आई कैसे, इसका राइट, उसका राइट, उसका राइट। मैं तो कम से कम यही तक गहरा सोच सका था कि देखिए हमारे यहाँ जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं कि जब हम समाज की रचना की बात करते हैं तो ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक आते हैं कि सबसे लास्ट यूनिट क्या है। तो हिंदुस्तान में आइए तो किसी से पूछे, सबसे लास्ट यूनिट परिवार होता है, उसके नीचे नहीं मामला जाता। और पश्चिम देशों में उससे नीचे भी जाता है, उसमें व्यक्ति आता है। ठीक है, व्यक्ति से परिवार बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की बीमारी ये है कि परिवार से नीचे नहीं जाते, बस लास्ट इकाई परिवार है, हमारा परिवार है। तो पश्चिम वाले वहां रुकते नहीं, 10 मिनट रुकते फिर नीचे भागते हैं कि परिवार क्या बीमारी होती है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये अलग अलग है। तो अलग अलग है तो भाई उनके अधिकार की बात भी आएगी। अपने जहाँ परिवार का अधिकार है, उनके जहाँ फिर ह्यूमन राइट्स है, बच्चे का अधिकार है, पुरुष का है, सभी का अलग अलग है। संस्कृत में एक श्लोक शायद आता है कि यदि अपना हित और परिवार का हित क्लैश कर जाए तो अपने हित की कुर्बानी दे देनी चाहिए, परिवार का हित देखना चाहिए। यदि परिवार का हित और गांव का हित क्लैश कर जाए तो फिर परिवार के हित का बलिदान दे देना चाहिए और इसका अपने क्या नाम गांव का हित देखना चाहिए। ऐसे श्लोक में आगे से आगे चढ़ाई की गई है। तो भाई जब पश्चिम में परिवार टूट गए तो व्यक्ति के अधिकारों की बात आई, तो अब वो मामला हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है। पहले एकेडमिक फील्ड से शुरू होता है, फिर अप्लाइड एस्पेक्ट आता है। अब बीमारी ये है कि एकेडमिक फील्ड में एजेंडा बाहर से सेट होता है। अभी शायद कुसुम जी ने कहा, या महेंद्र जी ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहाँ इस प्रकार के एजेंडे सेट होते रहते हैं इनोसेंटली, जहाँ मिस्चीवियसली उसके मैं कुछ नहीं कह सकता कैसे होते हैं। तो फिर वो एज इट इज यहाँ आता है। जब यहाँ आता है तो फिर जहाँ तो पैसे की कमी होती है कि भाई अब ये विमेन राइट, चाइल्ड राइट, पुरुष राइट, फलां राइट, इसके लिए फिर रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, पैसा कहाँ से आएगा। वो कहते हैं उसकी आप चिंता न करो, हम दे देंगे। ये फुल ब्राइट है, ये आधा ब्राइट है, ये फलां ब्राइट है, ये वो फेलोशिप है, ये फलानी फेलोशिप है। फिर पैसे आते, फिर मामला शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए मेरी अपॉइंटमेंट ही उस डिपार्टमेंट में हो गई तो मुझे कुछ ना कुछ रिसर्च भाई करनी पड़ेगी, फिर उस प्रकार की रिसर्च शुरू होती है। इसलिए हिंदुस्तान में अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं जहाँ गलती से वाइस चांसलर बना था, तो उस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट फॉर विमेन स्टडीज या कुछ ऐसा था। मैंने उसका नाम बदल कर डिपार्टमेंट फॉर फैमिली स्टडीज कर दिया कि भाई अध्ययन करना तो परिवार का अध्ययन करो, विमेन का अध्ययन, पुरुष का अध्ययन क्या कर रहे हो। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक्चुअली मैं देखता हूँ पुरुष और स्त्री है ही नहीं। भाई परिवार में कौन है, जी मेरी बहन है, जी मेरा भाई है, जैसे कुसुम जी ने कहा, जी चाचा, ताया, मामा, 50 रिश्ते हैं, कोई पुरुष और स्त्री के रूप में नहीं है, किसी न किसी रिश्ते के रूप में है। तो परिवार में लड़ाई किससे होगी। मान लीजिए मैं स्त्री हूं, मैं अपने अधिकार के लिए किससे लड़ूंगा, भाई से लड़ूंगा, पिता से लड़ूंगा, किससे लड़ाई लड़ूंगा। तो ये सारे देखिए ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पर यूनिवर्सिटियों में बहस होनी चाहिए।
चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसकी बीमारी की जड़ कहाँ थी, ये कुसुम जी ने जो अभी बात कही, क्योंकि मेरा बहुत अध्ययन भाई ये ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट इस प्रकार का अध्ययन नहीं है कि उस पूरे कंसेप्ट में अब इन्होंने मुझे किताब भी भेंट कर दी। वैसे किताब पर मेरी दृष्टि लंबी थी कि कैसे मांगूं, अब इन्होंने खुद ही किताब दे दी है भाई, तो ये मेरी उपलब्धि कही जानी चाहिए। अब इन्होंने ये कहा कि उसमें पुरुष और स्त्री का जो कंसेप्ट है, स्त्री को शुरू से ही नेगेटिव सेंस में लिया गया है। अब जिस समाज में स्त्री को उस दृष्टि से देखा जाता है, जब उस समाज के लोग इंडिया में आए तो माइंडसेट तो वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए भाई मैं इंग्लैंड में जाऊँ या अमेरिका में जाऊँ, तो अब हमारे जहाँ नीम का पौधा है, तो अब मैं वहाँ नीम के पौधे तलाशूंगा, कहाँ मिलेंगे? अपने देश की चीज़ उसके आसपास की ढूंढता है। मुझे नीम तो ना दिखाई दे, कोई ऐसा वृक्ष दिखाई दे जाए जिसके पत्ते नीम जैसे, मैं कहूँगा ये वृक्ष क्या है, नीम जैसा है। असली उसका क्या नाम है भगवान जाने, लेकिन मुझे क्या लगेगा, ये भाई नीम जैसा है। अब जब वो सोसाइटी जो वेस्टर्न सोसाइटी हिंदुस्तान में आई, तो उन्होंने जो उनके मन में कंसेप्ट थे स्त्री को लेकर, पुरुष को लेकर, संबंधों को लेकर, अच्छाई को लेकर, अब उन्होंने जहाँ तलाशने शुरू किया। जब भाई फिर किताबें जहाँ की पढ़ी, फिर लगा कि जैसा वो एक हमारे आता है कि जैसी जिसकी भावना तैसी स्थिति होए। ये भाई साहब पुराण में भी जैसी बात लिखी गई है, ये महाभारत में भी ऐसा आता है, ये वेद में भी ऐसा आता है। दिस इज सिंपल मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसा आपका माइंड है, आपको इन किताबों में वैसी चीज़ें मिल गई, चाहे वो चीज़ें वैसी थीं चाहे नहीं थी, तो लेकिन पूरी ओरिएंटेशन की वेस्टर्न थी, इसलिए ये सारा घालमेल हुआ है। अब थोड़ा स्थिति बदली है तो घालमेल को हटाना चाहिए, लेकिन अब भाई जो 100 साल से घालमेल चला हुआ है और जो लोग घालमेल के एक्सपर्ट हो गए हैं और जो लोग छत पर पहुंच गए हैं एक्सपर्ट होते होते, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में भाई इस घालमेल को साफ करना है, तो जो छत पर बैठे वो चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? क्योंकि अभी तक तो उनकी प्रसिद्धि घालमेल के कारण है। अब नया मामला शुरू हो रहा है तो उनको लगता है ये खतरा बढ़ रहा है, फिर हम नीचे आएंगे और जो सफाई कर रहे हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए अब यकीन मानिए वो 65 ईयर तक इसका डट कर विरोध करेंगे और रिटायर होने के बाद फिर विरोध करेंगे, और जाते जाते भी 8-10 किताबें लिख जाएंगे ताकि आने वाले भी पढ़ते रहेंगे, विरोध जारी रहे। तो प्रिय मित्रों, यदि सचमुच इस पूरे घालमेल को साफ करना है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और देखिए, एक मैं ये नहीं कहता कि भाई आप किसी सेट एजेंडा के तहत चलो, निष्पक्ष होकर ही ये काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है यदि निष्पक्ष होकर किताबों का, अपने पुरानी किताबों का अध्ययन किया जाए तो उतनी बीमारियां उनमें नहीं दिखाई देंगी जैसे जो बता रहे हैं कि इनमें है। इसलिए यूनिवर्सिटियों में ये काम होना चाहिए। कपूर जी ने एक बढ़िया, महेंद्र जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। महेंद्र जी का जब मैं नाम लेता हूँ मुझे महेंद्र कपूर जी और महेंद्र कुमार जी के नाम का घालमेल हो जाता है। महेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, ये परिवार टूट रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है भाई? मेरा बेटा कहता है कि आज के बच्चों को माता पिता पालने नहीं आते। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं भाई तुम उल्टी बात कर रहे हो। लोग कहते हैं माता पिता को बच्चे पालने नहीं आते, और तुमने कहा कि बच्चों को माता पिता पालने नहीं आते। देखिए भाई, मान लीजिए हम पति पत्नी हैं, मैंने भी पीएचडी की हुई, पत्नी मैंने पीएचडी कर ली है, अब नौकरी मुझे भी मिल गई है, पत्नी को भी मिल गई है। उनको नागालैंड यूनिवर्सिटी में मिल गई, मुझे महेंद्रगढ़ में हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल गई। अब एक बच्चा भी है। अब मैं पत्नी को कहता हूँ कि तुम नागालैंड यूनिवर्सिटी छोड़कर वहाँ प्रोफेसर की पोस्ट में हो, जहाँ महेंद्रगढ़ में आ जाओ जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है। वो कहते आप मेरे कैरियर को गड़बड़ कर रहे हो, तो आपकी भी पीएचडी मेरी भी पीएचडी, आपका कैरियर तो मेरा कैरियर नहीं है क्या? और फुल ब्राइट वाले थोड़ा और चिंगारी लगा देते हैं। अब वो फिर मुझे कहती है कि तुम बच्चे को लेकर नागालैंड ही आ जाओ, तो जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है तुम भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। अब मैं कहता हूँ मेरे कैरियर की बात है। अब भाई उसके कैरियर की बात भी है, मेरे कैरियर की बात भी है, फिर दोनों ने एक हाल निकाला जिससे हमें संतुष्टि मिले कि बच्चे को कहीं हॉस्टल में डाल देते हैं। बढ़िया हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, दून स्कूल है, हमारे सनावर भी है हिमाचल में।
पैसे बहुत लेते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं फीस के, हॉस्टल के तो उससे भी ज़्यादा लेते हैं, रोटी भी बड़ी खतरनाक देते हैं, और वो पता नहीं चलता इंडिया की है कि कॉन्टीनेंटल है कि एक्स्ट्रा कॉन्टीनेंटल है, पता नहीं क्या क्या खिलाते पिलाते रहते हैं। 50,000 रुपये लेते हैं। अब हमें संतुष्टि है कि हम अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत खर्चा कर रहे हैं। कोई पूछे तो इससे ज़्यादा भाई क्या कर सकते हैं? 1 महीने के 1 लाख रुपए दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? तो अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, और हम वैसे तो हम भी बड़े ही होते जा रहे हैं, लेकिन 60 साल के बाद बड़े होने का मतलब होता है छोटे होते जा रहे हैं। अब उसके कैरियर का प्रश्न शुरू हो गया है। अब वो चला गया ऑस्ट्रेलिया, कह लीजिए, जब नहीं भी ऑस्ट्रेलिया गया वो नागालैंड छोड़कर मेघालय चला गया है। अब हम बैठे हैं अपने घर में, जैसे कपूर जी ने कहा कि दोनों पति पत्नी बैठे हैं, मकान बड़ा है। अब उसको हम कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, वो कहता मेरे कैरियर का सवाल है। देखिए असली बात क्या भाई, भारतीय समाज, कोई भी समाज, भारतीय समाज की क्या बात है, कोई भी परिवार हो, संबंध त्याग से बनते हैं, संबंध स्वार्थ से नहीं बनते। हमने अपने कैरियर के लिए बच्चे को परे रखा, बच्चे ने अपने कैरियर के लिए हमें रखा, परे रखा, लेकिन बच्चे ने एक काम किया कि एक पिताजी ये ओल्ड एज होम, अब ओल्ड एज होम का नाम भी लोगों ने बदल दिया, थोड़ा बदनामी होती ना, ओल्ड एज होम है, फलाना है, कुछ सीनियर सिटीजन भी कहना शुरू कर दिया, जैसे सीनियर सिटीजन होम है, कुछ नए नए नाम भी आ रहे हैं। जैसे नाम रखने में भाई क्या जाता है कि एक चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया इस प्रकार का खुल गया है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ लेते हैं, आप दोनों वहाँ चले जाइए, 1 लाख रुपए मैं भेज दूंगा। जब वो छोटा था तो हम कहते थे कि सनावर स्कूल में चले जाओ, 1 लाख रुपए भेज देंगे। अब वो बड़ा हो गया है तो वो हम कह रहा है। ये स्थिति जो है ये क्यों आई है? मानव, देखिए, मूलतः मानव स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी होता है भाई, अपने कैरियर को कौन छोड़ता है। अब मैं भाषण करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कैरियर का प्रश्न होता तो कितने लोग छोड़ते हैं। भारतीय समाज में पहले बच्चे के लिए त्याग किया जाता था कि हम बच्चे को पालने के लिए जो त्याग कर रहे हैं, इसलिए परिवार के संबंध बने रहते थे। अब त्याग करने को कोई त्याग नहीं है। शहरों में तो भाई आप ये ना कहें कि अग्निहोत्री जी गांव से अगर शहर बड़ों के गोल ताड़ गए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, सब जगह एक जैसी बातें होंगी, लेकिन मूल रूप से ये जो समस्या है ये हमारे परिवारों को तोड़ रही है, और इससे बचने की कोशिश करनी, खैर जो उपदेश हो जाएगा, बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें एकेडमिक फील्ड में काम करना चाहिए। एक बात कुसुम जी ने कही थी और नवनीत जी ने मुझे कहा हुआ है कि 2:15 पर ख़त्म करना है, अभी 5-7 मिनट बचते हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने राष्ट्र की बात की थी। ये कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो विजिबल नहीं होते, नॉन विजिबल होते कंसेप्ट। जैसे इन्होंने कहा स्टेट तो देखी जा सकती भाई, अब नक्शे पर किसी को स्टेट दिखा सकते हो। पॉलिटिकल साइंस वाले तो देश को स्टेट ही कहते हैं, इंडिया स्टेट है, बांग्लादेश स्टेट है, इंग्लैंड स्टेट है। अब नेशन को कैसे देखा जा सकता है? नेशन भावना है, स्टेट विजिबल है, नेशन निराकार है एक प्रकार से, स्टेट सगुण है और नेशन निराकार है। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात कह के अपनी बात भी खत्म कर दूंगा। ये मैंने कई बार सुनाया होगा उदाहरण, इसलिए कुछ मित्रों ने सुना होगा तो ये मत माने कि अग्निहोत्री जी एक ही कहानी बार बार सुनाते रहते हैं, तो कई बार भाई रिपीट करना पड़ता है। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, अब बहुत अरसा हो गया, 30-35 साल हो गए, वहीं के सिटीजन हैं, इंडियन पासपोर्ट त्याग दिया है और अमेरिकन सिटीजन बन गए हैं, पासपोर्ट वहीं का है। अब मुझे फ़ोन करते रहते थे कि रात को जनरली फ़ोन करते थे, लंबी लंबी बातें करते थे, इधर के बारे में पूछते रहते थे, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं भी कुछ ना कुछ जवाब देता रहता था, नहीं ऐसा ठीक हो जाएगा, अभी ऐसा, अभी थोड़ा भारत कमज़ोर है, जल्दी ताकतवर होने वाला, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, तो दूर बैठे हो, कहीं ब्लड प्रेशर खामखा हाई मत करते रहो। अब जब मैं वीसी बन गया तो मेरे पास समय थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि और उटपटांग बातें बहुत थी करने के लिए। तो उसके फ़ोन आते रहते थे, रात को फ़ोन करता था, शराब पी लेता था, लंबी बातें करता था कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है,
उसने ऐसा हमला कर दिया है, उधर आतंकवादी बढ़ गए हैं, उधर कश्मीर में आतंकवादी घुस आए हैं, उधर चीन ऐसा कर रहा है, तो हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। वो बड़े जोश में रहते थे और गुस्से में कि क्यों नहीं कर रहा। मैंने एक दिन वैसे ही कह दिया, बात लंबी कर रहा था मैंने टालने के लिए, मैं कहा भाई तुम्हारा भारत से क्या लेना देना है, तुम अमेरिकन सिटीजन हो, मुझे ये बताओ ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया, अमेरिका क्या कर रहा है। तो वो मुझे कहने लगा कि बहुत बढ़िया हो गया, कहता है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया ना ये बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे देश पर हमला हो गया, तुम्हारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया, इतने लोग मार दिए, तुम कह रहे हो बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो मुझे कहता तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो, मेरे देश पर हमला हो गया, मेरे देश पर, मेरा अमेरिका से क्या लेना देना है। मैंने कहा भाई तुम अजीब बेवकूफ हो, पासपोर्ट तुम्हारा अमेरिका का है, अमेरिकन सिटीजन हो, इंडिया में आना होता तो वीजा लेना पड़ता है, यदि दिल्ली पर वीजा ना दे तो तुम इंडिया में घुस नहीं सकते। नाउ यू हैव नथिंग टू डू विद इंडिया, तुम अमेरिकन सिटीजन हो। उसको बात पहले तो समझ नहीं आई, फिर कहता पासपोर्ट से क्या होता है, पासपोर्ट बढ़ने से कोई इंडियन नहीं रहेगा ये थोड़ा हो जाता है, पासपोर्ट तो जस्ट। तब देखिए मुझे एक रहस्य समझ में आया कि ये जो उसके मन में इंडिया के प्रति भाव है ये राष्ट्रीयता के कारण है। राष्ट्रीयता इनविजिबल है, ये कंसेप्ट है, ये हृदय की भावना है। स्टेट देखिए, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा सिटीजन हूँ, समय पर टैक्स देता हूँ, लाल बत्ती आती है तो तुरंत रुक जाता हूँ, उन्होंने कहा दाईं ओर थूकिए तो मैं दाईं ओर थूकता हूँ, वो कहते दाईं ओर चलिए मैं दाईं ओर चलता हूँ, अब उन्होंने बोर्ड लगा दिया बाईं ओर चलिए तो मैं बाईं ओर चलता हूँ। जो सरकार कहती है मैं वैसे ही करता हूँ, कभी मुझ पर केस नहीं चला, कभी कुछ नहीं हुआ। तो शायद उसको अमेरिका में इनाम भी मिल जाए कि बेस्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका, लेकिन ही इज नॉट बेस्ट नेशनल ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले होने से खुश हो रहा है। ही इज बेस्ट नेशनल ऑफ इंडिया एंड ही इज बेस्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका। सिटीजन स्टेट का होता है और राष्ट्रीयता हृदय का भाव है जो दिखाई नहीं देती, उसका विस्तार दूर दूर तक होता है। मित्रों, जब हम राष्ट्र निर्माण में अब पूछा गया कि भाई चलिए अब बात में खत्म करता हूँ, क्योंकि विषय दिया गया कि राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की क्या भूमिका है, तो भाई राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की यही भूमिका है कि परिवार का वक्त बचा रहे, कैरियर के स्थान पर बच्चों का ध्यान आ जाए, बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं, और अच्छे संस्कार परिवार में ही मिलते हैं। परिवार से बाहर कैसे संस्कार मिल जाएंगे इस बात की गारंटी कोई नहीं है। जब परिवार बचा रहेगा, और परिवार बचाने का जो दायित्व है वो केवल देखिए केवल स्त्री पर नहीं है, दोनों पर है, क्योंकि मामला कैरी रखा गया है, तो दोनों उसका निर्वहन करेंगे, परिवार बचेगा, बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, और उन संस्कारों के कारण भारत आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने एक बड़े अच्छे विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी भाई बुला लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उधर गया, मैं क्या from the participant, if any question is there from the speaker. Is any other question? वो उसी तरह की बातों से पब्लिश होता है जैसा अभी हो रहा है, और आप चाहते हैं कि बदलने वाली चीज़ करेंगे तो मेरा पेपर पब्लिश कहाँ होगा, ये चिंता एकेडमिक्स कहाँ तक कर रहे हैं। शुभ नाम भाई साहब क्या आपका? नलिनी कुमार सिंह। कहाँ से? हंसराज कॉलेज। वैसे बात यह है, प्रश्न हंसराज वाले करते हैं ज़्यादा, क्योंकि महात्मा हंसराज जी ने जो परंपरा शुरू कर दी थी वो परंपरा हंसराज वाले बढ़ा रहे हैं, ये खुशी की बात है। प्रोफेसर बड़ी अच्छी बात कही, ये प्रैक्टिकल मामला है कि पेपर छपे कैसे। फिर यदि आप लीक से हटकर कुछ करते हो तो पेपर छपने में दिक्कत हो, यही डर साहब यही बात ना। हाँ, देखिए मैंने एक बात कही थी कि जिस सिस्टम ने मुझे छत पर पहुंचाया है, अब सरकार कह रही उस सिस्टम को मैं ही डिमोलिश करूं।
मतलब अब मुझे यही कहा जा रहा है ना कि इस सिस्टम को डिमोलिश करो, और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जिस सिस्टम ने आपको, अग्निहोत्री जी विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं और सब विषयों के माहर हैं, कॉमर्स में चढ़ गए हैं, इकोनॉमिक्स में इनका नाम हो गया है। अब मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर साहब आप जिस सिस्टम ने आपको बढ़ाया वो सिस्टम बेकार था, जिस सिस्टम हमें सूट नहीं करता, आप नया सिस्टम लागू करो। तो भाई नया सिस्टम यदि मैं सीढ़ी चेंज करूँगा, उस सीढ़ी से चढ़कर जो आएंगे उनके लिए मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊँगा। इसलिए प्रश्न मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये जो लड़ाई है एकेडमिक फील्ड में पिछले लगभग 200 सालों से लड़ी जा रही है। पिछले 200 सालों से एकेडमिक फील्ड पर जिनका कब्जा है, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनके शब्द, उनके कंसेप्ट सब वो हैं जो हमारी ज़मीन में से नहीं निकले हुए हैं। अच्छा भाई, इसको आप क्या कहेंगे कि एकेडमिक फील्ड में शब्द और टर्मिनोलॉजी की ही सबसे ज़्यादा महत्ता होती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ सीमा पर जो लड़ाई होती है ना, तो उसमें हथियार मैटर करता है। आपके पास पिस्तौल है, मेरे पास AK-47 है, तो आपका जो मलांत होगा वो निश्चित ही है, मेरा हथियार स्ट्रॉन्ग है। यदि ऐसा हो कि आपको भी हथियार मैंने सप्लाई किया हुआ है, दूसरों को भी मैंने सप्लाई किया, मैं दूर खड़ा देख रहा हूँ, फिर उस लड़ाई का क्या हश्र होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब हथियार दोनों को आपने सप्लाई किया हुआ है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। हम नैरेटिव चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी उन्हीं की इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनके दिए गए हथियार से फिर हम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। आप यदि अमृतसर को जा रहे हो तो कम से कम अमृतसर तो नहीं पहुँचोगे, बठिंडा पहुँच जाओगे। एक तो इस लड़ाई में टर्मिनोलॉजी चेंज करनी चाहिए। एकेडमिक फील्ड में शब्द ही हथियार है, टर्मिनोलॉजी ही हथियार है। पहले तो भाई अपने हथियारों के लाइसेंस को चेक करवाओ कि हथियार ठीक है या गलत है। मैदान में जाने से पहले एक बार बंदूक को देख लो, कहीं दुश्मन ने तो नहीं सप्लाई की हुई, हमने गोली उधर को चलाई, वो कम वक्त मेरे आकर लग गई। तो टर्मिनोलॉजी को चेंज करना चाहिए, टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए। जैसे कुसुम जी ने भी कहा, नेशन राष्ट्र नहीं है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो हम नेशन ही लिखेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 50 जगह है राम, गोविंद, हरि, कृष्ण, ऐसे 50 शब्द आए हुए हैं। रघु, रघुनाथ, फलान। अब मैंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, मैंने जहाँ हरि आया हो उसकी जगह भी गॉड लिख दिया, ब्रह्म जहाँ आया हुआ उस जगह भी गॉड लिख दिया, गोविंद आया हुआ उस जगह भी गॉड लिख दिया, हरि आया हुआ उस जगह भी गॉड लिख दिया, राम आया हुआ उस जगह भी गॉड लिख दिया। अब मुझे बताइए मामला क्या हो? जब मैं कहता हूँ रघुनाथ तो दिमाग में छवि और बनती है, जब मैं कहता हूँ गोविंद दिमाग में छवि और बनती है, जब मैं कहता हूँ ब्रह्म दिमाग में छवि और बनती है। अब आपने सब जगह गॉड कर दिया। तो इसका मतलब जो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी उस गुरु ग्रंथ साहब में कन्वे करना चाहते हैं, अब आपने उनका जो कन्वे करने का मैटर है उसको बदल दिया। लेकिन बदला कैसे? एक शब्द का जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करने से। तो लड़ाई, देखिए शब्द हथियार हैं, एक हथियार आपने रिप्लेस कर दिया दूसरे हथियार से और सारा मामला तहस नहस हो गया। तो आप पहले तो ओरिजिनल जो हथियार हैं उनकी तलाश कीजिए। इधर उधर हो सकता है छिपे पड़े हों, मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। अब एशिया के लिए जम्बू द्वीप भी इस्तेमाल होता है, कई लोग तो यूरेशिया तक के लिए कहते हैं कि जम्बू द्वीप यूरेशिया के लिए है, यूरोप और एशिया मिलाकर। अब पंजाब के लिए सप्त सिंधु शब्द भी इस्तेमाल होता है, पुराणों में सप्त सिंधु शब्द आता है। ऐसे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद अंग्रेजों से लड़ाई हुई, तो पंजाब की लड़ाई हुई, लेकिन जितनी किताबें पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि उन्हीं की लिखी हुई है, उन्होंने उसका नाम क्या किया? एंग्लो सिख वॉर, जिसका अर्थ किया कि उनकी लड़ाई सिखों से हुई। लड़ाई तो पंजाब से हुई, आपने एंग्लो सिख वॉर लिखकर उसका पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया, नहीं कर दिया। मैंने एक पेपर लिखा था, डॉक्टर साहब ने पेपर की बात की इसलिए मैं पेपर की बात करता हूँ। मैंने एक पेपर लिखा था और गलती से अंग्रेजी में लिखा था
मैंने उसमें एंग्लो पंजाब वॉर कर दिया, और जिनके पास पेपर गया था उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा कर भेजा कि डॉक्टर साहब आप हद हो गई, इतने पढ़े लिखे हो और अपने आप को इतिहास का भी ज्ञाता बताते रहते हो, हिंदी के मास्टर हो, इतिहास भी इधर उधर जानते रहते हो, आपको पता नहीं कि एंग्लो सिख वॉर है, आपने इसको एंग्लो पंजाब वॉर लिख दिया। तो ये जो हथियार उन्होंने सप्लाई किए हुए हैं वो कम वक्त इतना घर कर गए हैं, क्या उनको उखाड़ना भी दर्द देने वाला है? कई बार होता है कि डॉक्टर कहता है भाई साहब आपके अंदर गोली चली गई है लेकिन अब निकालेंगे तो मरने का खतरा है, ऐसी जगह फंस गई है, ऑपरेशन करके निकाली नहीं जा सकती तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भाई जगह जगह गोलियां फंसी हुई हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। देखो जो रिटायर होने के कगार पर पहुंच गए वो तो करेंगे नहीं क्योंकि गोली निकाली गई तो मरने का खतरा है, लेकिन जो नए नए लग रहे हैं, अब मुझे पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो लगभग 1000 पक्का कर दिया है, तो भाई जो अभी पक्के हुए हैं वो गोली निकाल सकते हैं, उनको दर्द कम होगा, बड़ी उम्र में दर्द ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये एक स्ट्रगल पीरियड है, इसमें नए लोगों को काम करना पड़ेगा, फिर पेपर छपने भी शुरू हो जाएंगे, अब धीरे धीरे छप ही रहे हैं। इन्होंने ही शब्द लिख दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने, रीप्रिंट्स ऑफ विमेन इन मेकिंग ऑफ भारत, नहीं तो इंडिया बना था जहाँ, इन मेकिंग ऑफ इंडिया, तो अब इन्होंने ही भारत लिख दिया, तो कहीं कहीं मामला शुरू हो गया था सब, तो चलेगा, समय लगेगा भाई, हम अपने काल में ना देखें तो अगले काल में हो जाएगा, लेकिन चल पड़ा है मामला हथियारों की। अब वो जिसको कहना चाहिए ना कि उस हथियारों की वो शुरू हो गई, शनाख्त शुरू हो गई है कि भाई जी थोड़ा विदेशी हथियार निकालो, इसको इसकी जगह अपना लगाओ, तो लगेगा परिवर्तन होगा भाई। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। Last question. My question is to Professor Kusumlata ji. My name is Sonali. I teach at Miranda House, Delhi University. तो आपने कहा कि women are seen as emotional, स्त्री भावनात्मक होती है, तो what is wrong in being emotional? Fickle-minded I understand, but that word emotional? जेनेसिस में वो इमोशनल होने के कारण एडल्ट्रेस है, टेम्पट्रेस है, बहुत सारा लंबा मामला है ना। Therefore she has to be confined in home. She has to be dominated, subjugated by rational man. अब ये टेक्निकल शब्द हैं, अब इमोशनल भावनात्मक नहीं है। मैंने तो कहा ना लास्य के देवता कामदेव हैं, दो अलग छवियां हैं ना, तो हमको इविल वाली छवि जच रही है, हम प्रताड़ित वर्ताड़ित हैं, तो फिर बाकी धंधे सब उसमें। पोर्नोग्राफी इंग्लैंड में जीएनपी और जीडीपी में मेजर सप्लायर है, और पोर्नोग्राफी में वुमेन्स बॉडी इज इम्पोर्टेंट एंड यंग बॉयज बॉडी इज इम्पोर्टेंट। तो ये तो मामला फिर टोटल पैकेज है जी। Sorry for this. जो लोग मुझसे जुड़ना चाहे पहले तो मेरा वो सब देख लीजिए यूट्यूब चैनल वाला, और फिर मेरे फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजिए। At the last, I want to extend my heartfelt thanks to all the dignitaries. The thank you is a prayer that cannot be seen, that cannot be touched. It is a feeling we can feel from the heart. So all the speakers spoke very well on the very important topic, role of women in building a nation, building a Bharat. Kusum ma'am told us that women should be empowered enough that they should be confident enough to live their life happily and confidently. Then Mahendra Kumar sir enlightened us about the family values. The values start from the families only. So as women we should imbibe good values in our families so that they are going to the nation, they are going to the outside world and spreading these values to the nation. And then at the last, Professor Puneet Chandramani has concluded very well and told us that this is the coordination between parents and children. If they will be coordinated, they will do some sacrifice, only then values can be imbibed.
तो जैसा हम करेंगे वैसा ही आगे बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी for organizing such a good session, and last, all the participants, thank you very much for having patient listening. Thank you very much. Now we will lunch break for 40 minutes only. Okay. Let's come back and join for session, plenary session 2. दादादार मातंगिनी हजरा को तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते उसके बारे में क्या कहना। जो भारत के ये जो आज की भारत है उसको भी शामिल एब्स्ट्रैक्ट की पहला हिस्सा रखा और वो मैंने सोचा, अपने इससे सोचा कि मैं ऐसे करूँगी। मेरा कमरा है, दोस्त का कमरा है, एक मेरा है, बच्चे में 30 का सुना 18-20 साल का होता है।